या किसी माध्यम से यानी कि अधिवक्ता के माध्यम से भेज दीजिए। न्यायालय के पास रकम पहुंच गई, न्यायालय और अपना अपराध स्वीकार कर लीजिए। तो होता क्या है, अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है कि जैसे वाहन चलान इत्यादि में होता है ना कि जाकर अधिवक्ता को दे दीजिए, जाने की आवश्यकता नहीं है, अधिवक्ता साहब एफिडेविट आपका बना देंगे और बनाकर आपका अपराध खुद ही क्या करेंगे, स्वीकार कर लेंगे, आपकी साइन भी मार देंगे। कोई साइन मारने नहीं जाता और बता देंगे कि ये बंदा अपना अपराध क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो उस स्वीकृति को मजिस्ट्रेट मान लेगा और मानने के बाद सजा देगा और पहले से रकम भेजी गई है उस रकम को जुर्माने में एडजस्ट कर लेगा। लेकिन कम रकम है तब एडजस्ट नहीं होगा और आगे मुकदमा बढ़ेगा, वो अलग बात है। यही आपका स्पेशल समन होता है भाई। आगे बढ़ के भाई इधर आ जाइए। विशेष समन यही होता है, याद रखिएगा। स्पेशल समन बैठ के 3 लोग भाई स्पेशल। उसके बाद 207 आपका कम पूछा जाता है, एक लाइन बता दिया जाए, इधर कम याद रखिए 207। अगर मामला पुलिस रिपोर्ट पर दायर है तो अभियुक्त को दस्तावेज की प्रतियां मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी। आपका FIR की कॉपी, मेडिकल रिपोर्ट, 161 का बयान, तमाम चीजें। लेकिन एक आपका जो दस्तावेज है नहीं दी, पुलिस रिपोर्ट भी दी जाएगी लेकिन एक दस्तावेज नहीं दिया जाएगा और वह आपका CD या केस डायरी बता जाएगा, आगे बता नहीं क्या है। 208 भी कम पूछी जाती है। अगर पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामला है यानी कि परिवार या स्वयं के ज्ञान पर, तो ऐसी दशा में अभियुक्त को कागज पत्र दिया जाएगा। आपका की धारा में 208। तो बस एक लाइन याद रखना है आपका, और एक लाइन बस याद रखना, ज्यादा नहीं। हाँ, 209 और 210 जरूर याद रखिए। आपका 209 कल आपका कॉन्सेप्ट बनाया गया था और उसी कॉन्सेप्ट पर आपको आगे बढ़ना है। बैठिए भाई। कहाँ सोए रहते हैं क्या भाई आप लोग? एकदम 5 बज गया। कहाँ मिथिलेश भाई थे? सोए न रहे भाई, अंदर घुस जाने दीजिए, अंदर बैठ के घुस के। हाँ भाई, समय का ध्यान रखिए, अंदर घुस जाने दीजिए भाई, निकल जाइए। बैठिए बच्चे लोग, बैठिए। देखिए आगे फिर आपका 209 से क्वेश्चन बना है और जब भी 209 पढ़िए, मैं एक कॉन्सेप्ट बनाया था, फिर मैं बता रहा हूँ, कल मैं बता चुका हूँ वैसे, फिर मैं आपका बता रहा हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ मैं। 209 जब भी पढ़िए तो पहले 190 आपका 190 वर्ड पढ़ लेना है, फिर इसी के साथ धारा 29 भी पढ़ लेनी है, इसी के साथ 193 और 193 से शुद्ध रूप से जोड़कर कौन सी धारा पढ़िएगा? 209। एक नियम आइए, किसी भी अपराध का चाहे विचारण की अधिकारिता उस मामले में हो या न हो, कॉग्निजेंस लेने का कार्य फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि कल ही बताया गया था कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को CRPC सौंपती है। किसको? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है? ये सेक्शन 29 में है। तो कितनी सजा दे सकता है? तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 10,000। लेकिन सबका संज्ञान लेता है। अब समस्या है कि ऐसे अपराध का संज्ञान लिया जिसमें उसे दंड देने की क्षमता ही नहीं है, तो क्या करे? तो करे क्या? कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा क्षमता उसकी है तो कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर दे, सुपुर्द कर दे, यानी कि आपका उपार्पण कर दे। तो की धारा में उपार्पण किया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन को? 209। 193 कल बताई गई थी कि सत्र न्यायालय सीधे संज्ञान लेता है कि नहीं? सामान्यतः नहीं। तो कब लेता है? जब मामला उसे क्या किया जाए? कमिट किया जाए। और कमिट की धारा में किया जाता है 209 में। लेकिन कल भी लिखवाया गया
कि दो मामलों में सत्र न्यायालय सीधे संज्ञान लेता है बिना किसी के भेजे। 199 दो के मामले और 344 रट कर जाइएगा, कहाँ सीधे संज्ञान लेता है? 199 दो और कौन? 344। तो 209 आपका कमिट। यहाँ से भाई एमपी ने मॉडल बनाया है, देखिए कल भी बताया गया कि सत्र न्यायालय क्या सही है। सत्र न्यायालय संज्ञान नहीं लेता, उपार्पण पर संज्ञान लेता है, बिना उपार्पण के संज्ञान लेता है, इनमें से कोई नहीं। तो उपार्पण पर संज्ञान लेता है, इसी को थोड़ा घुमावदार भाषा में मैं बता रहा हूँ। उपार्पण के बिना संज्ञान नहीं लेता, इसी को हमने नकारात्मक में बताया। ये भी सही है कि कमिटल के बिना संज्ञान नहीं लेता, ये सही बात है, कोई गलत नहीं है। इसी को सीधे भाषा में कि उपार्पण के बाद लेता है, यानी कि सुपुर्दगी के बाद। 210 कल काफी अच्छे से बनाया गया भाई, सिद्धांत बन सकता है, कल बता दिया गया ये भी कि संज्ञान एक आधार पर दिया जाता है और एक ही साथ एक से अधिक आधारों पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। तो कौन सी धारा है? 210। कौन सी धारा? और काफी कल समझाया गया, बाद नहीं समझाया जाएगा। अब आइए अगला चैप्टर चला जाए, थोड़ा स्पीड आज बढ़ाया जाए भाई, क्योंकि समय कम है। आपका 211 से लेकर आपका अध्याय अब शुरू होगा आपका 16, 211 से लेकर और 234। हाँ 17 भाई, 15 में तो परिवार, 16 में आपका ये हो गया 204 से लेकर 210। 17 भाई, अध्याय 17 अब शुरू होगा 211 से लेकर 224 तक, आपका चार्ज के बारे में, आरोप के बारे में। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। देखिए एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका आएगा। अब कैसा मॉडल बनेगा? तो भाई कुछ आपकी बातें घर पर भी पढ़नी पड़ेगी और कुछ दृष्टांत घर पर भी पढ़ना पड़ेगा। अब इतना कम समय में आप चाहें कि सर 100% पढ़ा दें, वो संभव नहीं है। 85-90% मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 10% बता रहा हूँ कि यहाँ से पढ़िए घर पे, और इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। आइए आरोप को देखा जाए। पहले आपका आरोप के बारे में जो सामान्य नियम बताया जाए, कम से कम वो जरूर लिख लीजिए 5-7 लाइन भाई। उसके बाद तो सेक्शन वाइज चलेगा, और यूपीजे में क्या बना, एपीओ में क्या बना, झारखंड में क्या बना, बिहार में क्या बना, इधर से क्वेश्चन निश्चित आपको 1 या 2 मिलेंगे। हाँ भाई, एक और सूचना बता दिया जाए, बिहार में 100 क्वेश्चन आएगा ला का, और वह एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का रहेगा। जो विज्ञापन हमने भी पढ़ा, कई लोगों ने भाई मैंने जो पढ़ा गया विज्ञापन, प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 मैंने आपका 100 प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न पत्र में। हाँ, आपका ला वाला जो पेपर होगा 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन, और जीएस वाला 1 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का आपका ला 100 क्वेश्चन, और जीएस आपका 100 क्वेश्चन 1 नंबर का। तो देखिए जीएस में भाई जो लोग ज्यादा नहीं पढ़े हैं 40-50 तक भी कर ले तो पर्याप्त है, लेकिन ला में आपका 120 तो रही है, ताकि 150 कम से कम देखना लिख रहे हैं। 150 में सेफ जोन हमारे हिसाब से माना जाएगा, क्योंकि झुआ भर रिजल्ट भी आएगा। झुआ भर मतलब कि भाई इलाहाबादी भाषा बहुत ज्यादा, इतना रिजल्ट बिहार में आया नहीं है, यानी कि 5 से 6 हजार के बीच में रिजल्ट निकलेगा। तो थोड़ा बहुत आप अभी भी समय है, जो लोग नए हैं अभी भी मेहनत करके आपका निकाल सकते हैं, कोई समय नहीं बीता है। बस ये है कि लेक्चर से बाहर नहीं जाता, ये याद रखिए। लेक्चर सुनिए और इसी को समझिए। लिखना तो लिखिए भाई आरोप के बारे में, जो आ सकता है पहले 10 लाइन लिखिए, तब सेक्शन में दम नहीं है। आरोप के बारे में पहला क्वेश्चन ये आता है कि आरोप की परिभाषा, तो 2B मांगिएगा, लिखते रहिए। आरोप की परिभाषा तो 2B स्मॉल b। अगला क्वेश्चन आ जाइए जो अच्छा बनता है, आरोप का विवेचन कौन करता है? पुलिस,
न्यायालय तो न्यायालय मारिए। लिखिए फ्रेम ऑफ चार्ज, आरोप का विरचन। विरचन ना है हिंदी में तो निर्माण, ना है तो उसको आसान भाषा में बताया जा रहा है। विरचन का मतलब क्या हुआ? निर्माण। आरोप का निर्माण कौन करता? न्यायालय। फिर आपका अब क्वेश्चन भाई चलिए, विचारण कहाँ से प्रारंभ होता है? ये क्वेश्चन ज्यादा बना है। तो आरोप के निर्माण से ही विचारण प्रारंभ होता है। लिखिए यही क्वेश्चन ज्यादा बना है। विचारण कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आप मारेंगे आरोप के निर्माण से। तो पूरा वाक्य लिख लीजिए, आरोप के निर्माण से ही विचारण प्रारंभ होता है। आरोप के निर्माण से ही विचारण प्रारंभ होता है। अगला लिखिए भाई आपका, आरोप के पूर्व की न्यायिक कार्यवाही को जांच कहा जाता है। 5 लाइन लिखिए जो आता है हमेशा। आरोप के पूर्व की न्यायिक कार्यवाही को इंक्वायरी अर्थात जांच कहा जाता है। जांच कहा जाता है। इसके बाद पूछा जाता है कि किन मामलों में लिखित में आरोप विरचित करना आवश्यक है और किसमें लिखित में आवश्यक नहीं है बल्कि केवल सारांश बताना पर्याप्त। ये क्वेश्चन ज्यादा बनता है, यहीं ऐड कर लेना है। लिखिए सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण, ये रट कर जाइएगा। सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण तथा वारंट मामलों का मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण में। सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण तथा वारंट मामलों का मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण में आरोप लिखित में विरचित करना अनिवार्य है। आरोप लिखित में, मौखिक में सारांश नहीं, लिखित में विरचित करना अनिवार्य है, आवश्यक है। ये पूछा गया है। अगला लिखिए, समन मामलों के विचारण तथा संक्षिप्त विचारण में। ये जरूर याद करके जाइएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। समन मामलों के विचारण तथा संक्षिप्त विचारण में आरोप लिखित में निर्मित करना आवश्यक नहीं होता। दोनों याद रखिएगा, आरोप लिखित में निर्मित करना आवश्यक नहीं होता, केवल सारांश बता देना पर्याप्त होगा। मुख्य बात है, सारांश मतलब क्या? मुख्य बात है। लिखित में विरचित करना आवश्यक नहीं होता, केवल सारांश मुख्य बात है बता देना पर्याप्त होता है। ये क्वेश्चन भी ज्यादा बना है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बना है ज्यादातर कि आरोप में परिवर्तन न्यायालय कब तक कर सकता है? तो आपका दंडादेश के पूर्व, निर्णय के पूर्व, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो निर्णय के पूर्व कभी, बस एक लाइन याद रखना। लिखिए, आरोप में परिवर्तन न्यायालय निर्णय के पूर्व कभी भी कर सकता है। आरोप में परिवर्तन न्यायालय निर्णय के पूर्व कभी भी कर सकता है। ये सेक्शन वाइज लिखना है। 216 यानी कि 216
सेक्शन रट कर जाना है। कौन सा सेक्शन? 216 में। किस धारा में है? 200। अब आइए आरोप देखिए भाई आपका। आरोप एक दो लाइन बताकर डायरेक्ट शुरू किया जाए। आरोप का मतलब होता है दोषारोपण करना, इल्जाम लगाना। तो हम इल्जाम नहीं लगाते, ये इल्जाम कौन लगाता है? न्यायालय। तो आरोप का देखिए आपका एक उदाहरण बता दिया जाए, क्योंकि भाई कई लोग महामंडलेश्वर भी बनने के चांस है इस बार, लेकिन 7 फरवरी के बाद भाई बात बनिएगा, अभी न जाएगा नहाने होने ज्यादा। नहाइए तो डुबकी 2-3 मार कर क्या करिए, वापस आकर पढ़िए। महामंडलेश्वर 7 फरवरी के बाद भी बन सकते हैं। तो आइए एक उदाहरण देखिए, तब है 1 मिनट तब आपका। जैसे कि बाबा पर उदाहरण देखा जाए, आसाराम बाबा काफी प्रसिद्ध रहे भाई, और भक्त नाराज ना हो, क्योंकि हमारी आदत है भाई नाराज होकर जाना हो तो जा सकते हैं। हम अपनी आदत सुधार नहीं सकते, जिसको सुधारना हो सुधरे, हम नहीं सुधरते। कोई पढ़े या ना पढ़े, वैसे भक्त भाई बहुत खतरनाक होते हैं, अंधभक्त होते हैं। तो उसके लिए भाई देखिए आपका बाबा क्या करते थे। बाबा को जजमान बुलाते थे और आपका बाबा से कहते थे कि आकर कथा कहिए। तो बाबा संस्कृत में कथा करते थे, फिर अर्थ बताते थे, फिर उसको समझाते थे, फिर पूछते थे कि कथा समझ में आ गया, और आ गया तो आसाराम क्या करते थे, शंख बजाकर दक्षिणा लेकर क्या हो जाते थे, गायब। तो अब चूंकि न्यायालय के चंगुल में है तो आरोप लगवा दीजिए, इन्हीं पर सब कुछ सही हो जाएगा। तो अब न्यायालय के चंगुल में है तो न्यायालय पूरा लिख लेगा, एक कागज पर 2 कागज पर, जो जो इन्होंने कुकर्म किया था सब लिखा जाएगा, यही आरोप में, इल्जाम में। और अब न्यायालय पहले प्रवचन करेगा, यानी कि जिस प्रकार ये संस्कृत में कथा सुनाते थे, अब न्यायालय आरोप पढ़कर सुनाएगा। उसके बाद जैसे कथा समझाते थे, न्यायालय इनको क्या करेगा, समझाएगा। और जैसे जजमान से पूछते थे, अब इनसे न्यायालय पूछेगा कि क्या जो आरोप में जो तुम पर इल्जाम हमने लगाया, क्या तुम स्वीकार करते हो कि इनकार? तो स्वीकार ही कौन करता है? तो स्वीकार कर लेते तो शंख न्यायालय बजा देता सजा देकर, लेकिन स्वीकार नहीं किए तो शंख नहीं बजा। अब शंख बजाने के लिए एविडेंस चाहिए, तो ट्रायल में इसके बाद बताया जाएगा, घबरा के ना शंख आगे बजाया जाएगा। लेकिन यही आरोप होता है। अब आरोप की अंतर वस्तु 211 से लेकर 217 तक आरोप की अंतर वस्तु है, और 218 से लेकर 224 तक में आरोपों का संयोजन है, ज्वाइंटर, एक साथ कई आरोप। यहाँ से यूपीएपीओ भी बना है भाई, 218 से भी आपका मेंस में तो बनता ही है। आइए 211 देखा जाए। कंटेंट ऑफ चार्ज, आरोप की अंतर वस्तु। पिछली बार यूपीजे में बना था, 2 क्वेश्चन इस पर बने थे, उसको लिख लीजिए अलग से। आरोप की अंतर वस्तु कहाँ दी गई है? तो 211 सेक्शन याद रखिए। आरोप की अंतर वस्तु कहाँ दी गई है? तो सेक्शन 211, ये रटना है पहले। इसके बाद आपका यूपीजे ने ये बनाया कि निर्णय की अंतर वस्तु और भाषा का, पिछली बार बना था 3 क्वेश्चन अंतर वस्तु पर, सीपीसी में और 2 सीआरपीसी में। तो 354 लिखिए, निर्णय की अंतर वस्तु 354 में दी गई है। भाई 3-4 क्वेश्चन एक साथ तैयार करने रहते हैं इस समय। निर्णय की अंतर वस्तु पूछ ले तो कौन सी धारा? 354 बताया जाएगा, आगे 2-3 दिन में आ ही जाएगा। इसके बाद जो पूछा जाता है बंद पत्र की अंतर वस्तु, तो बताया गया था 120। देखिए बांड की या बंद पत्र की अंतर वस्तु कौन सी धारा? तो A120। तो 3 क्वेश्चन सीआरपीसी से एक साथ याद रखना है, और जे के लिए चलता है तो सीपीसी भी कोरिलेट की जाती है, लेकिन अभी नहीं। अभी दिमाग में आपका केवल 4 कानून पर रखिए, वो 7 फरवरी के बाद कोरिलेट किया जाएगा। देखिए आगे भाई आपका
211 में आरोप के अंतर्गत में अपराध लिखा जाएगा, धारा लिखी जाएगी, कानून का नाम लिखा जाएगा, न्यायालय की भाषा में आपका आरोप होगा। ये सब पढ़ना नहीं है। 211 का क्लास 7 पूछा जाता है, वही पढ़ना है। लिखिए 200 डायरेक्ट आ जाइए। 211 का क्लास 7 अब पढ़ना है। खंड 7 खंड वाइज पढ़िएगा। पूर्व दोष सिद्धि का आरोप, प्रीवियस कन्विक्शन, उसको अंडरलाइन करिए, एक बार पूछा गया भाई। पूर्व दोष सिद्धि का आरोप की धारा में है, तो धारा 211 का कौन सा क्लास है? अब यहाँ देखिए क्या पूछा जाता है भाई। पूर्व दोष सिद्धि का आरोप में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। पहले नियम समझिए। पूर्व दोष सिद्धि यदि आरोप में लिखी जाती है तो जब तक कि अभियुक्त दोष सिद्ध न हो जाए, अभियुक्त को न तो वह पढ़कर सुनाई जाएगी, न समझाई जाएगी और न पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व दोष सिद्धि आपका जब सजा देने की बारी आएगी तो वहाँ दंड की मात्रा को बढ़ाने में काम करेगी। तो पहले सुनाया समझाया नहीं जाएगा। और अगर छूट गया है पूर्व दोष सिद्धि तो यही क्वेश्चन बनता है, कब तक ऐड किया जा सकता है आरोप में? अब निर्णय नहीं, अब निर्णय न मार दीजिएगा। दंडादेश देने के पूर्व कभी भी, एक लाइन लिखते तो बस एक लाइन लिखते जो अटैक करता है। पूर्व दोष सिद्धि का आरोप, एक लाइन बस लिखिएगा यही, और कुछ नहीं जानना है। प्रीवियस कन्विक्शन का आरोप दंडादेश देने के पूर्व कभी भी, दंडादेश देने के पूर्व कभी भी जोड़ा जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। निर्णय न मार कराइएगा। मैं देखिए क्या लिखवाया हूँ, सतर्क रहिए। कब तक? दंडादेश देने के पूर्व कभी। फिर एक बार मैं बता दूं, लोग गलत करके आ जाते हैं। आरोप में परिवर्तन कब तक किया जा सकता है? तो एक लाइन याद रखिए, फिर मैं बता रहा हूँ तीसरी बार, निर्णय के पूर्व कभी। लेकिन यही शब्द आपका आ जाए कि पूर्व दोष सिद्धि का आरोप, प्रीवियस कन्विक्शन का इल्जाम या चार्ज कब तक ऐड किया जा सकता है? तो निर्णय न देखिएगा, दंडादेश देने के पूर्व कभी, ये याद रखना। 211 समाप्त हो गई। 212 समय और स्थान। 213 आपका पूछा जाता है। 213 आपका आरोप में अपराध करने का ढंग कब बताया जाएगा? तो मेथड पर आ जाए। लिखिए, उसको दो जगह से कोरिलेट करना है। 213 लिखिए भाई। आपका एक है, दो लाइन लिखते रहिए। मेन चीज है, इस समय कंपटीशन के लिए जो आ सकता है, आपका पूछ सकता है कि आरोप में अपराध करने का ढंग किस धारा के तहत दिया गया है कि लिखा जा सकता है? तो 213 शॉर्टकट में लिखिए, आरोप में अपराध करने का तरीका या ढंग या मेथड, कौन सी धारा? सेक्शन बस याद रखना है, कौन सा? 213। तुरंत आपका इसी पर क्वेश्चन एक और कोरिलेट करके बनाना है। मृत्यु दंड का ढंग या डेथ सेंटेंस का ढंग कहाँ दिया गया है? तो 354 के क्लास वाइज याद रखना। कौन सा क्लास? 5। और मृत्यु दंड आपका गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए तब तक की डेथ न हो। और ये तरीका सही है। कल ही केस लिखवाया गया था, दीना उर्फ, कल ही परसों लिखवाया गया था। कौन सा केस? दीना। लिखिए भाई इसको। मृत्यु दंड का ढंग सीआरपीसी की धारा, लिखिए पूरा वाक्य लिखिए। मृत्यु दंड का ढंग सीआरपीसी की धारा 354 के क्लास 5 में दिया गया है। और क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है भाई।
फिर एक बार याद रखिए, सेक्शन रट कर जाइए। काम सब किस में दिया गया है? 354 का कौन सा क्लास भाई? अब आ जाइए 214 नहीं पढ़ना है। 215 आरोप में गलतियों का प्रभाव कहाँ दिया गया है? सेक्शन झारखंड में पूछा है भाई। 215 एक लाइन लिख दीजिए, अलग से लिखेंगे तो या फिर एक पर चिन्ह लगाते रहिए। आरोप में गलती का प्रभाव कहाँ दिया गया है? तो 215 में दिया गया है। और आरोप में गलती कब महत्वपूर्ण मानी जाएगी, कब सारवान मानी जाएगी? तो बस एक लाइन लिखना है, यदि उस गलती के कारण अभियुक्त भुलावे में आ गया हो और उसके प्रति न्याय न हो पाए। बस एक लाइन, क्या अगर उस गलती के कारण अभियुक्त क्या हो गया हो, भुलाव में, और उसके प्रति जस्टिस न हो पाए। अब देखिए यही आपको घर के लिए छोड़ा जा रहा है कि 215 के सारे दृष्टांत घर पर न समझ में आए तो रट्टा मार कर जाइएगा। और खुदा बख्श हैदर बख्श, अब उतना समय नहीं है बताने का, जरूर रट कर जाइएगा। कौन सा दृष्टांत? खुदा बख्श और क्या? हैदर बख्श। भाई आप उसको लिख लीजिए, घर पे पढ़ना है दृष्टांत सारे। बेहद को बता ही दिए, कठिन है काम, समय लग जाता है, इसीलिए छोड़ा जा रहा है। घर पर आप सारे दृष्टांतों को न समझ पाए तो उसका मैं उपाय बता रहा हूँ, इस समय रट डालिए। इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, बस ये गलती सारवान मानी गई, ये गलती सारवान नहीं। आइए 216 से क्वेश्चन बनता है भाई। आरोप में परिवर्तन कब तक किया जा सकता है? तो बस अभी लिखवाया गया, कब तक? निर्णय के पूर्व कभी। सेक्शन पूछा गया 216, एक लाइन लिखिए। धारा 216, बस एक लाइन का क्वेश्चन आता है। आरोप में परिवर्तन किस धारा के तहत? 216। कब तक किया जा सकता है? जजमेंट के पूर्व कभी भी। उसको लिख लीजिए। वैसे सामान्य बातों में भी मैं सेक्शन 8 करा दिया हूँ, लेकिन 215 भी याद रखना, 216 भी, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा। 216 ज्यादा पूछा गया है। 217 नहीं पढ़ना है। जब आरोप परिवर्तित होता है तब क्या प्रक्रिया होगी? तो गवाहों को बुलाया जाएगा जिनकी परीक्षा एक बार हो चुकी है और नए आरोप पर उनकी गवाही ली जाए। तो नहीं पढ़ना है, बस इतना ही जानना है। अब आइए आरोपों का संयोजन, यहाँ से आपका 2 ही क्वेश्चन जानना है। पहला क्वेश्चन ये जानना है, नेचुरल जस्टिस का पालन करा दिया जाए। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि जब किसी अभियुक्त पर एक से अधिक अपराधों का अभियोग है, इल्जाम है, तो प्रत्येक अपराध के लिए आरोप अलग अलग लगाया जाए और उन अपराधों का ट्रायल भी अलग अलग किया जाए। अलग अलग मतलब सेपरेट 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 मतलब पृथक पृथक। लीगल भाषा में अलग अलग नहीं देगा, पृथक पृथक, भिन्न भिन्न। तो ये नहीं कि आपका अलग अलग हम आप समझाने के लिए बता रहे हैं, पृथक पृथक या भिन्न भिन्न याद रखिएगा। अब पहला क्वेश्चन देखिए, यूपी एपीओ टैग किया है। सामान्यतः प्रत्येक अपराध के बारे में आरोप पृथक लगाने होंगे और उसका विचारण भी पृथकतः किया जाए। ये सिद्धांत किस धारा में समाहित है? तो 218 यानी कि 218। और तुरंत आपका दृष्टांत यूपीएपीयू में बनाया तो 218 का दृष्टांत देख लिया जाए। एलिगेशन ए पर एक समय आरोप है कि वह चोरी किया और कुछ दिन बाद आरोप लगा कि दूसरे आदमी की घोर उपहत किया। तो बताइए, चोरी के लिए आरोप और घोर उपहत या ग्रीवियस हर्ट के लिए जो आरोप लगाया जाएगा एक ही में समाहित कर दिया जाएगा कि अलग अलग? और दोनों मुकदमा अलग अलग चलेगा कि साथ में? साथ में अलग अलग। बेहद पढ़ कर आइए। फिर एक बार देखिए भाई, जब एक आदमी भाई ना समझ आए फिर हम बता रहे हैं। सामान्य नियम ये है कि अभियुक्त के खिलाफ जितने भी इल्जाम हैं
उनके बारे में आरोप अलग अलग निर्मित किया जाए और उनका ट्रायल भी पृथक पृथक किया जाए। तो दृष्टांत जो पूछा गया था आपका यूपीएपीओ में 2015 में, ये 2018 वाला ही पूछा गया था कि ए पर आरोप है कि वह बी की आपका बी के घर में चोरी किया, फिर कुछ दिन बाद सी की घोर उपहत कर दिया। तो भाई अपराध, इन अपराधों का के बारे में एक एक खिलाफ आरोप पृथक पृथक लगाने होंगे और दोनों आरोपों में विचारण पृथक पृथक करना होगा। यानी कि चोरी के अपराध का मुकदमा अलग चलेगा और ग्रेवियस हर्ट या घोर उपहत का मुकदमा क्या चलेगा। ये कौन सी धारा है? 218। लेकिन अब लेकिन लगा तो जरूर कुछ इसके अपवाद हैं। अब तुरंत अपवाद पर कवर करिए 2-3 और अपवाद आपका जो शुरू करना है 273 से भी शुरू करना है। अब अपवाद कौन कौन है देखिए 273 पहले फिर बैठ होइए। 273 ये बताते थे कि प्रत्येक साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, लेकिन इसके भी कुछ क्या है अपवाद। उसी प्रकार 218 बताते हैं कि प्रत्येक अपराध के लिए आरोप जो लगेगा अभियुक्त पर अलग अलग लगेगा और उन अपराधों का ट्रायल भी क्या होगा पृथक संयुक्त नहीं। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है और 4 सेक्शन में नियम इसके अपवाद हैं। अर्थात यदि 4 सेक्शनों में मामला आ जाता है तो अभियुक्त के खिलाफ कई अपराधों का आरोप एक साथ और उनका विचारण भी क्या हो सकता है एक साथ। लेकिन न्यायालय बाध नहीं है, हो सकता है न्यायालय चाहे तो क्या कर सकते अलग विचार कर सकता है। तो कौन सी धाराएं हैं आपका अपवाद 218 का, बस वही सेक्शन इधर याद रखना है। तो 219, 220, 221, 223 और 22 छोड़ दीजिएगा, 24 भी छोड़ दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बना है इत्यादि राज्यों में, निम्नलिखित में से कौन अपवाद है आपका इसका। तो एक तो आपका 219, 220, 221 ये तो तीनों में रहेगा ऑप्शन में। एक ऑप्शन में आपका 222 भी समाहित रहेगा, एक में 224 भी और एक में केवल 2 ही धारा रहेगी। और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें 4 धारा रहेंगी। कौन कौन? 219, 20, 21 और 22 छोड़ दीजिएगा। कौन सा? 23। यही ऑप्शन सही मानना है, इतना पर्याप्त है इधर के लिए। भाई डिटेल में पढ़ना हो तो आप दृष्टांत पढ़िए, वैसे मेंस में डिटेल में आता है, प्री में भाई आपका कम चांस रहता है। और फिर मैं बता दूं 1% को लेकर मैं इस समय नहीं चल सकता, यानी कि आपका 1% को लेकर हम नहीं पढ़ा सकते कि वही धारा मर जाए, बताना है कि नहीं। यानी कि आपका 90% लेकर चला जाए, 10 क्या किया जाए आए ना भाई 90% तो आए। इस प्रकार आपका ये सवाल लिखिए, इसको भाई एक लाइन लिख लीजिए, कम से कम सिद्धांत को लिखिए, सेक्शन आप चाहें तो घर पे पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, इसको आपका धारा 218 में यह सामान्य सिद्धांत दिया गया है कि अच्छे से इसको तैयार करके जाइएगा। धारा 218 में यह सामान्य सिद्धांत दिया गया है कि यह सामान्य सिद्धांत दिया गया है कि प्रत्येक अपराध का आरोप पृथक पृथक लगेगा और विचारण पृथकता होगा। प्रत्येक अपराध का आरोप पृथक लगेगा, यानी अलग अलग। प्रत्येक अपराध का आरोप क्या लगेगा? पृथक लगेगा और विचारण भी पृथक होगा। कितना भरमा दिया था यूपीएपीओ को, देखिए आपका यही 2 शब्द खोजिएगा, इसमें बहुत भरमाया था। देखिए मैं भी भरमा रहा हूँ। आरोप पृथक होंगे, विचारण एक साथ, आरोप एक साथ, विचारण पृथक होंगे, आरोप एक साथ, विचारण एक साथ।
और आरोप पृथक, विचारण पृथक। इतना भरमा दिया था कि यही बात देखिएगा कि आरोप क्या होगा, पृथक, और विचारण भी खूब भरमाया। लेकिन लगा के लिखे, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। लेकिन लगा कर लिखिएगा, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 219, 220, 221 तथा 223 22 छोड़ दीजिएगा। धारा 219, 220, 221 तथा 223 में इसका अपवाद है। अपवाद क्या मतलब? अपवाद है अब आइए ट्रायल पर चला जाए। ट्रायल से भी आपका कम क्वेश्चन इधर से बनता है, ज्यादातर क्वेश्चन समरी ट्रायल और प्री बार्गेनिंग से बनता है। आइए ट्रायल पहले देखिए भाई, अब ट्रायल शुरू करवाया जाए। ट्रायल के लिए देखिए आपका 1-2 मिनट बता दिया जाए, तब सेक्शन चलना है और इधर कम है सेक्शन। आप 1-2 लाइन भी निकाल सकते हैं, यानी कि 225 से लेकर आपका 265 तक थोड़ा कम पढ़िएगा। ये नहीं कि इसको ही रट्टा मारिए, जहाँ बताया जाए वहीं पढ़िए, और 260 से फिर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आइए, विचारण शब्द को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है, तो विचारण होता क्या है पहले एक लाइन समझिए। जब न्यायालय इस दृष्टि से एविडेंस लेना अभियुक्त के खिलाफ प्रारंभ करता है कि अभियुक्त ने अभिकथित अपराध किया कि नहीं किया, अर्थात अभियुक्त दोषी है या निर्दोष है, जब न्यायालय इस बात की जांच शुरू कर देता है तो इसी प्रक्रिया को ट्रायल या विचारण कहा जाता है। विचारण आपका इसी प्रक्रिया को विचारण कहा जाता है। विचारण आरोप के निर्माण से प्रारंभ होता है, अर्थात चार्ज फ्रेम की कार्यवाही से पहले की जितनी कार्यवाही होगी न्यायिक वह जांच मानी जाएगी, और जैसे ही आरोप पढ़कर क्या किया न्यायालय, सुनाना शुरू किया, जैसे ही पहला वाक्य बोला वैसे ही ट्रायल क्या हो गया। विचारण के अंत में फैसला या जजमेंट आता है, और जजमेंट में आपका दो में से कोई एक बात निकलेगा, या तो आपका दोष सिद्धि यानी कि कन्विक्शन, या आपका एक्विटल यानी कि बाइज्जत बरी यानी कि दोष मुक्त। अब यही ट्रायल चलाना है। ट्रायल आपका पहला देखा जाए, भाई सेक्शन याद रखिएगा, लिख लीजिए तो सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण, हेडिंग डाल लीजिए। सेक्शन तो कम से कम याद रखिए, यूपीएफयूजे में ज्यादातर अध्याय और सेक्शन पूछा गया है। उत्तराखंड क्या बनाया वो भी बताया जाएगा, और यूपी एपीओ थोड़ा अंदर जाकर बना दिया। बिहार एपीओ है, इतना तो हमें नहीं लगता, इधर से बहुत अंदर जाना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, अध्याय 18 सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण, हेडिंग डाल लीजिए, या बेर पर भी कवर कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष विचारण, धारा 225 से लेकर 237, 225 से लेकर 237। देखिए आपका क्वेश्चन यूपीएफयू में अर्जी में कैसे बनाया। सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान किस धारा से की धारा तक है। ये ज्यादा यूपी में बना है क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ तक मार्क कराएंगे। 225 से लेकर कहाँ तक आपका 237। अब 225 आपका 225 से 237, तो आपका 225 से शुरू किया जाए। आपका 225 सत्र न्यायालय में अभियोजन का संचालन कौन करेगा, पीपी यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 226 में प्रस्थापना करेंगे पीपी कि हमारे पास कौन कौन से साक्ष्य हैं, इनके आधार पर हम अभियुक्त के दोष को साबित करेंगे। तो 226 भी समाप्त पढ़ना नहीं है,
227 पढ़ना है। 225 26 छोड़ दीजिए। 227 डिस्चार्ज या उन्मोचन। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, हर एक जगह बना है। लिखिए भाई इसको, मेन धारा लिखते रहिए। 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। ये उन्मोचन या डिस्चार्ज, पहला जो क्वेश्चन बनता है कि उन्मोचन कब किया जाता है? आरोप के निर्माण के पूर्व, आरोप के निर्माण के बाद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये बताइए, क्या मैं अभी अभियुक्त पर आरोप लगवाया न्यायालय द्वारा? नहीं। अभी तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील अपना थोड़ा बहुत मैंने पंचौरा कहिए कर रहे थे कि हमारे पास ये साक्ष्य हैं और इन्हीं के बल पर हम क्या करेंगे, अभियुक्त के दोष को क्या कराएंगे साबित। जैसे कि आपका कुछ विद्यार्थी हैं, अपना घर पर बैठे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि हमारे पास तो दिल्ली से दौलताबाद का नोट्स है और इसी नोट से हम बिहार क्या करेंगे, खत्म। पढ़ेंगे नहीं, बस नोट रखे रहिए। भाई नोट तो हमारे भी पास है, हर एक कोचिंग का और दिल्ली से दौलताबाद का, इसमें कोई शक नहीं। मार्केट में भी मिल जाएगा आपको हर एक नोट, तो नोट थोड़े पढ़ा देगा। हम भी नोट रखे हैं दिल्ली से दौलताबाद का, कभी समय नहीं मिला पढ़ने का और पूरा मैंने हमारी भरी है, लेकिन वैसे धूल चाट रहा है नोट्स, कभी समय ही नहीं मिला कि किताब के अलावा आपका नोट्स भी एक बार पढ़ लिया है। तो आपका मैंने समय मिलेगा कि जरूर हम भी पढ़ेंगे भाई, और आपका अच्छी बातें उसमें मिलती हैं कुछ, आपका इसमें कोई शक नहीं है। कुछ नोट्स आपकी पढ़ा लेकिन पूरा नहीं पढ़ पाया, और समय का अभाव के कारण का ये है जो का समय का अभाव रहा। देखिए आगे भाई आपका, तो इसका मतलब ये हुआ, कानून पर आ जाइए, कि जो भी एविडेंस प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद है, अभी सामान्य तौर पर बताएंगे सत्र न्यायालय को कि अभियुक्त के खिलाफ हम ये आगे हथियारों का यूज करेंगे, और न्यायालय देख रहा है कि हथियार ही फेल हैं, जंग लगा है, यानी कि इन हथियारों के आधार पर तो आगे लड़ाई नहीं हो सकती, यानी कि साक्ष्य पर्याप्त नहीं दिख रहा है, तो अभियुक्त को 227 में कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा, डिस्चार्ज। तो पहला क्वेश्चन, डिस्चार्ज या उन्मोचन कब किया जाता है सदैव? तो आरोप के निर्माण के पूर्व। लिखिए उसको, 227 चल रहे हैं, पूछा गया था अभी, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, अभी उत्तराखंड में आया भी था। 227 227 धारा। देखिए उन्मोचन सदैव, एक सेक्शन पूछा गया तो अलग बात है, लेकिन अंदर से पूछा जाता है, सेक्शन तो बता ही दिया था। उन्मोचन सदैव आरोप के निर्माण के पूर्व किया जाता है, ये भी याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, उन्मोचन निर्णय है कि नहीं, दोष मुक्ति है कि नहीं, दोष सिद्धि है कि नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो डिस्चार्ज न तो निर्णय है, न दोष सिद्धि है, न दोष मुक्ति, तो है क्या? तो न्यायालय का एक आदेश है, जिस आदेश द्वारा सत्र न्यायालय कार्यवाही को स्थगित कर देता है अभियुक्त के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि अभियुक्त के विरुद्ध प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया साक्ष्य कमजोर होता है। ये याद रखिए, निर्णय न मार दीजिएगा, कार्यवाही का क्या, स्थगन, और जैसे ही साक्ष्य मिले फिर से कार्यवाही क्या हो जाएगी, प्रारंभ। स्थगित किया गया है, बाइज्जत बरी नहीं, खतरा रहता है मोचन। सरकार बदलते, जैसे कि एक उदाहरण बता दें भाई, जैसे कि आपका ये अमित शाह का लिया जाए उदाहरण, सीबीआई इनके खिलाफ पीछे पड़ी थी, ये आपका, और गृह मंत्री है आज भले ही, लेकिन आपका ये 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार किया था। एक आदमी राज्य जिले से होता है, इनको राज्य से तड़ी पार किया गया कि आप 2 साल तक गुजरात में प्रवेश नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार किया था। और तब बात न करिए भाई, और आप बात न करिए, उधर चले जाइए।
और तत्पश्चात आपका कह सकते हैं कि ऐसी दशा में जब मोदी जी 2014 में आए तो सीबीआई देखिए क्या अब यही रट्टू तोता है, यानी कि सीबीआई जैसे 2014 में मोदी जी आए, अब सीबीआई कोर्ट में कह रहे हैं कि इनके खिलाफ तो पर्याप्त साक्ष्य ही नहीं है, इन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। और कोर्ट ऑफ सेशन ने भी डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन खतरा मौजूद है। अगर पप्पू की सरकार आ गई देखिए, अगर भाई अपना शब्द वापस लिया जाता है जो रहा जाता है वीडियो, कई लोग आपत्ति भी करते हैं, शब्द वापस लिया जाता है। फिर देखिए, यदि राहुल गांधी जी की सरकार आ गई तो हो सकता है फिर टरटराने लगे और फिर इनके खिलाफ, क्योंकि डिस्चार्ज मतलब मुकदमा स्थगित केवल हुआ है, साक्ष्य के अभाव में चालू हो सकता है। तो बस ये याद रखिए कि उन्मोचन, अब अगला क्वेश्चन आइए, उन्मोचन आपका किन विचारणों में होता है? ये क्वेश्चन अच्छा बना है और इसको जरूर लिखिए। उन्मोचन का प्रावधान केवल उन्हीं विचारणों में है जिनमें आरोप लिखित में निर्मित किया जाता है। और अभी हमने लिखवाया था कि किसमें आरोप लिखित में होता है, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण और किसमें वारंट, इसी में केवल डिस्चार्ज है, वो समरी ट्रायल और समन मामलों में नहीं। लिखिए इसमें उन्मोचन का प्रावधान केवल उन मामलों में है, उन विचारणों में लिखिएगा भाई, मामलों में नहीं। उन्मोचन का प्रावधान केवल उन विचारणों में है जिनमें आरोप का निर्माण लिखित रूप में होता है। अच्छे से तैयार रखिए, 3-4 बार ये क्वेश्चन बना है। किसमें लिखित में तैयार होता है अभी बताया गया था, किसमें, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण और किसमें लिखवाया गया, तो किसमें उन्मोचन का प्रावधान नहीं है पूछ लेगा, तो समन मामलों के विचारण और समरी ट्रायल, ये आगे हम लिखवाएंगे आपका, अभी ट्रायल आगे पड़ेगा तो। और अगला ये उन्मोचन नहीं हुआ तब 228 में आरोप का विवेचन होगा। और ये भी क्वेश्चन बना है कि सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में आरोप की धारा में विकसित किया जाता है, तो सेक्शन को याद करके जाना ही होगा कि धारा में 228 लिखिए एक लाइन, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में, देखिए भाई, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में आरोप का निर्माण धारा 228 के तहत होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, सतर्क रहिए। सेक्शन वाइज आया है, तो आरोप लिखित में तैयार होगा कि मौखिक, लिखित में। अब आइए अभी बाबा सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में बस आरोप का विवेचन लिख लीजिए ना, धारा 228 लिखिए, 60 लिखिए, उतना लंबा ना लिखिए। एक लाइन में लिखिए आरोप का निर्माण, तो कौन सी धारा, 228, इतना ही पूछा गया है। अब 228 से आगे बढ़िए, बाबा की कहानी पर तब आगे बढ़ाया जाए, एक और आपका क्वेश्चन अच्छा बनाया जाए। भाई जब आरोप का निर्माण हो जाता है उसके बाद क्या हमने प्रक्रिया बताई, अभियुक्त को आरोप पढ़कर क्या किया जाएगा, सुनाया जाएगा, फिर समझाया जाएगा और फिर अभियुक्त से पूछा जाएगा कि क्या तुम अभिवचन करते हो कि विचारण की मांग करते हो, यानी कि क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो, यानी कि क्या प्ली आप गिल्टी करते हो। तो सामान्यतः जल्दी कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन अगर स्वीकार कर ले तो न्यायालय का विवेकाधिकार है, तो वही शंख बजाकर कथा क्या करते, यानी कि आगे कार्रवाई है ना। तो आइए 229 देखा जाए भाई, अब आगे धारा बढ़ा लीजिए, सही बता रहे हैं 229। प्ली आप गिल्टी पूछा गया है, दोषी होने के अभिवाद पर दोष सिद्धि है, निकालिए। यहाँ एक टेक्निकल क्वेश्चन बताना है भाई, वही वर्तमान में पूछा जा रहा है।
भाई ये सीआरपीसी है, टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दे तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं, जो लिखवाया जा रहा अच्छे से पढ़िए। आपका एक टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, उसको लिखवाना है। दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि या प्ली ऑफ गिल्टी की धारा में है तो 200। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या यहाँ प्ली बार्गेनिंग मान्य होगी कि नहीं। तो इस सेक्शन के तहत प्ली बार्गेनिंग मान्य नहीं है, लेकिन प्ली बार्गेनिंग किन अपराधों में मान्य है, इसमें सजा 7 साल या 7 साल से क्या हो कम। तो आगे बताया जाएगा। प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगा आपका। फिर प्ली बार्गेनिंग मतलब अभिभाग सौदेबाजी मान्य नहीं है, आगे हम बताएंगे डिटेल में, यहाँ छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है, क्या न्यायालय अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने पर सजा देने के लिए बाध्य है तो उसका विवेकाधिकार है। तो आपका शब्द देखना है 229 में, दे सकेगा कि देगा। भाई शब्द पकड़िए, आप लोग पकड़िए, FIR में पूछा गया ना, दी जा सकेगी कि दी जाएगी दूसरी प्रति, दी जाएगी तो दी जा सकेगी, गलत। तो इसमें पढ़ना है 229 में आपका प्ली ऑफ गिल्टी पर सजा दे सकेगा कि दी जाएगी। तो क्या लिखा है, दे सकेगा विवेकानुसार, यानी कि देना बाध्य नहीं। स्वीकार करने के बावजूद भी न्यायालय सजा देने से क्या कर सकता है, इंसान हो सकता है किसी को बचा रहा हो सकता है किसी के दबाव में दे रहा हो सकता है कि साक्ष्य न हो फिर भी स्वीकार कर रहा हो। ये न्यायालय का कर्तव्य है कि कोई निर्दोष व्यक्ति आपका जबरदस्ती स्वीकार करके न फंसे। वैसे आजकल का जो दौर चल रहा है, निर्दोष ज्यादा सजा पा रहे हैं, दोषी कम, क्योंकि जब भी अपराध हो रहा है तो आदमी वही टारगेट कर रहा है, तो परिवार का कौन मुखिया है, कौन अच्छा है, उसी को फंसा दिया जाए ताकि उसका परिवार ही क्या हो जाए, हमारे सामने सिर न उठाए। तो आजकल ज्यादा ही हो रहा है, इसमें शक नहीं भाई। अब अगर दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्ध कर दिया जाता है तो अपील पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और अपील के लिए 375 यही क्वेश्चन नया बनता है, अच्छा बनता है। देखिए भाई, यदि दोषी होने के अभिभाग पर अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया गया तो अपील किन आधारों पर हो सकेगी। अब सामान्यतः अपील नहीं कर सकता, लेकिन किन आधारों पर हो सकेगी, केवल 2 आधारों पर, और वही पूछा जाता है कौन कौन आधार है। तो पहला दंड की वैधता और दूसरा दंड के परिणाम, अन्य आधारों पर नहीं, क्योंकि अभियुक्त ने स्वयं अपने अपराध को आरोप के बाद क्या किया है, स्वीकार। ये कब स्वीकार कर रहा है, जब 4 इल्जाम न्यायालय क्या किया है, लगा दिया। उसको लिखिए भाई, धारा 375 के तहत, ये 229 में लिखिएगा, धारा 375 के तहत 375, एक बार देखिए भाई, धारा 375 के तहत अपील अब केवल, ये 2 खंड बना लीजिएगा, ये पूछा गया अलग अलग, ऊपर दोनों मारिएगा। अब केवल दंड की वैधता तथा दंड के परिणाम पर हो सकेगी। अपील का दायरा सीमित हो जाएगा, दंड के परिणाम और दंड की वैधता पर हो सकेगी। इसके बाद आ जाइए 229 के बाद 230 अभियोजन के लिए साक्ष्य, 231 में अभियोजन साक्ष्य देंगे, 232 में दोष मुक्ति, 233 एक बार पूछा गया है कि सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा की धारा में करता है, तो 233 लिख लीजिए। 233 पर अंडरलाइन करिए, एक बार और पूछा है। 234 में बहस होगी, 235 में निर्णय आएगा,
जो निर्णय आपका आएगा तो या तो दोष सिद्धि या दोष मुक्ति, आपका यही तो निर्णय आएगा, या तो बाइजत परी। अब यही समझना भाई आपका, अगर दोष मुक्ति या एक्विटल का निर्णय आ गया तो तुरंत उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर कन्विक्शन का निर्णय आ गया अर्थात आरोप साबित हो गया, तब तो भाई छोड़ा नहीं जाएगा, वहीं खड़े खड़े न्यायालय जेल भेजेगा और अब दंड के प्रण पर सुना जाएगा। तो आइए एक बार दंड के प्रण पर सुनवाया जाए, तब एक क्वेश्चन और नियम बनाया जाए। तो आपका 235 चल रहे हैं, याद रखिए, दंड के प्रण पर सुना जाएगा, तो दंड के प्रण पर सुनवाई करा दीजिए। जैसे कि लालू यादव जी का देखा जाए, एक उदाहरण कोई देखना पड़ेगा। आपका राम रहीम भी आए थे, लालू लश्कर के साथ गए जेल, आश्रम नहीं पहुंच पाए। लालू यादव जी का ही देखा जाए उदाहरण सही रहेगा, तब दंड के प्रण पर सुनवाई किया जाए। देखिए लालू यादव जी चारा घोटाले में जब गए आपका मैंने सीबीआई कोर्ट के सामने हाजिर हुए, तो उनको जरा भी आशंका नहीं थी कि हम सजा पाए, और पूरा गाजा बाजा और माला फूल गया था, सैकड़ों गाड़ियां गई थी कि बाइज्जत बरी होंगे, और पूरा फूल माला लेकर क्या किया जाएगा, गाजे बाजे के साथ इनको लाया जाए। तत्पश्चात लिस्ट आपका निकलना शुरू हुई, यानी कि लिस्ट निकलना मैंने न्यायाधीश अपना निर्णय पढ़ना शुरू किया। आगे बताया जाएगा कि निर्णय कैसे दिया जाता है, तो या तो निर्णय देकर सुनाया जाए या पढ़कर, या केवल प्रवर्तनीय भाग पढ़ और समझा, पूरा पढ़ने की आवश्यकता। तो आगे बताया जाएगा, अभी पहले ये देखिए, ये धारा तो निकले आपका ये हुआ, तो अब आपका गए थे, लेकिन आपका पहले जो बाइज्जत बरी किए गए, एक्विटल किए गए, उनका नाम आया 16-17 लोगों का, 41 में नाम ही नहीं, तो धड़कन बढ़ गई, बीपी भी बढ़ गई, वैसे भी 17 लोगों के रोगी हैं, तो बीपी बढ़ गई और इनको दोषित ठहरा दिया गया। तो दोषिद्धि के बाद अब घर नहीं जाना रहा, वहीं से कहाँ भेजा गया न्यायालय, जेल, और जिस जेल में उद्घाटन केस उसी जेल में जाकर शरण पाए। तो ऐसी दशा में आपका अब दंड के प्रण पर सुनवाई हो, तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस विचारण में दंड के प्रण पर सुनना आवश्यक है, सजा के प्रण पर, और किसमें आवश्यक नहीं। तो आप दो ट्रायल याद रखिए, आपका सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण और वारंट मामलों का मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण में सजा के प्रश्न पर सुनना आवश्यक है, और किसमें आवश्यक नहीं है, समन मामलों के विचारण और संचित। इसको लिखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है भाई, लिखिए, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण तथा वारंट मामलों के विचारण में, अच्छे से लिखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है एमपी में, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण तथा वारंट मामलों के विचारण में, वारंट मामलों के विचारण में दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक है। दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक है, जबकि समन मामलों के विचारण, इसी में लिख लेना दोनों, जबकि समन मामलों के विचारण और संक्षिप्त विचारण में आवश्यक नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है टेक्निकल, और भी धीरे धीरे टेक्निकल क्वेश्चन निकलेंगे आगे। आपका समन मामलों के विचारण और संक्षिप्त विचारण में सुनना आवश्यक नहीं है, दंड के प्रश्न पर सुना नहीं जाता। किस मामले, किस विचारण में, समन और संक्षिप्त। 236 भी एक बार पूछी गई है उत्तराखंड में, भी थोड़ा नहीं, लास्ट में लिखे गए। धारा 236 पर आ जाइए, प्रायर कन्विक्शन या पूर्व दोष सिद्धि। पूर्व दोष सिद्धि
आपका अभी बताया गया कि पूर्व दोष सिद्धि का आरोप कब तक लगाया जा सकता, अभी बताया गया निर्णय के पूर्व की दंडादेश के पूर्व। कब आपका पढ़कर सुनाया जाएगा, पहले नहीं, जब अभियुक्त दोष सिद्ध हो जाए और दंड के प्रण पर सुनवाई हो उसके पर। यानी कि पूर्व दोष सिद्धि क्या काम करती है ये देख लीजिए एक लाइन। दंड की मात्रा को बढ़ा देती है और इसलिए आपका एक उदाहरण बता दिया जाए, लाख में जहाँ दंड की मात्रा बढ़ेगी आपका 307 का सेकंड क्लास आए, इसे सबसे अच्छा बताया जाए। अगर आपका एक बार मैंने 307 का सेकंड क्लास करता है कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और उसी दौरान हत्या का प्रयास करता है तो अब अधिकतम दंड उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। अब ये ना मान लीजिए क्या कि दिया जाएगा दिया रहता तो 303 के तहत ये भी धारा क्या हो जाती, सेकेंड क्लास दिया जा सकेगा। यानी कि न्यायालय या तो फिर आजीवन कारावास दे या अधिकतम सजा कितना दे सकता है, मृत्यु दिया जाएगा नहीं, सतर्क रहिए, शब्द पकड़िए उसको, दिया जा सकेगा। मैंने न्यायालय का क्या है बताइए, पूर्व दोष सिद्धि ने क्या किया, उसके सजा को बढ़ाया कि कम किया। तो ये कब दिखाया जाएगा कि एक बार पहले भी ये आजीवन कारावास की सजा भुगत चुका है, पहले नहीं, जब दूसरे अपराध में वो दोष सिद्ध हो जाए और दंड के प्रण पर सुना जाना है उसी बीच दिखाया जाएगा, पढ़कर सुनाया जाएगा। तो पूर्व दोष सिद्धि आरोप में कब तक जोड़ी जा सकती है, छूट गया है तो दंडादेश देने के पूर्व कभी। इस प्रकार एक विचारण निपट गया। अब अगले विचारण को भाई आपका एविडेंस का भी समय हो रहा है, नहीं तो सारे विचारण निपट जाते हैं। एविडेंस में चलेगा 15 मिनट बाद आपका 86 से 300 से आगे भागे, उसके बाद कल 300 तक को पहुँचा ही दिया जाएगा, किया जाएगा। आज 31 तारीख हो गया ना।